हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। और आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है ये हिस्ट्री का। और फर्स्ट चैप्टर मैंने एग्ज़ाम से पहले ही करा दिया था। और आप लोगों को मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हम आज से अब जो है 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब ये कंटिन्यू रहेगा। और आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट की कोई से भी नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने सब कुछ डिटेल बता रखी हैं सबको। अगर किसी को भी इस रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों को कोई भी नोट चाहिए इंग्लिश हिंदी मीडियम में, तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा चार्जेस नहीं है, क्योंकि बहुत इससे ज़्यादा हम खर्च फालतू चीज़ों में कर देते हैं। अगर आप ये सही जगह यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इसका बेनिफिट होगा। और यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम रखे हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ये 6 से लेकर 12 तक के पूरे आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। और ये इस तरह के नोट्स हैं कि आप लोग सिर्फ केवल ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी, इसमें हर चीज़ को कवर किया गया है। मैंने इस तरीके से नोट्स रेडी किए हैं ताकि आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स ना बनाने पड़े। क्योंकि फिर अगर आप एनसीईआरटी का अलग बनाते हैं, प्री के लिए अलग बनाते हैं, मेंस के लिए अलग बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए मैंने एक साथ ही एक ही बार में ही चीज़ें अच्छे से कवर करी हैं। और यहाँ पे मैंने डेट्स वाइज हर पॉइंट को मैंने यहाँ पर नोट किया है और मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी ये भी। तो इसलिए इस तरीके से मैंने सारे नोट्स रेडी किए हैं। अगर आप लोगों को किसी को भी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, क्योंकि बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है, ये हम कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ अगर किसी को कंप्लीट नोट्स चाहिए, जो अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे डिटेलिंग दे रखा है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे पर सब्जेक्ट जो नोट्स हैं आप लोगों का 6 से लेकर 12 तक का इतने का है। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग मुझे बेझिझक होकर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी प्रिपरेशन को लेकर आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे चैट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। और मैंने 6 से लेकर 6, 7, 8 और 9th के नोट्स मैंने पहले ही ब्लॉग में डाले हुए हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर नोट सारे अवेलेबल हैं, ओनली हिस्ट्री के ही हैं। लेकिन अभी हम हिस्ट्री फिनिश करने के बाद हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग मुझे धीरे धीरे सब बता दीजिएगा कि किसको कौन कौन से नोट्स चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1870 बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। 1885 यानी कि 85 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई यानी कि मुंबई में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये स्टार्टिंग में ये पॉइंट इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, अलग से ना पढ़ना पड़े। क्योंकि कुछ बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ स्टेट लेवल की कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे डेट्स वाइज ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों की स्टार्टिंग में ये मैं बता रही हूँ। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी हुई। 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शासन की मांग को ठुकरा दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून दिया। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये आप जानते होंगे, ये बहुत ही बड़ा नरसंहार था एक तरह से। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1922 में चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में सारे ही आप लोगों को डेट वाइज मैंने डेट्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पूरे पॉइंट बताए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि इस तरह के पॉइंट बहुत आते हैं। जो स्टेट लेवल के क्वेश्चंस पेपर होते हैं तो उसमें ये बहुत आते हैं। तो ये आप लोगों को हर एग्ज़ाम में, हर आने वाली आगामी परीक्षा में आप लोगों को हेल्पफुल होगा। इस तरीके से मैंने तैयार करे हैं। बहुत से बच्चों को ये लेंथी लगेगा, बट ये लेंथी नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप लोगों को लेंथी नहीं लगेगा, क्योंकि सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं और मेन पॉइंट हैं इसमें। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। 1931 महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। उन्नीस सौ 32 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ व प्रांतीय सरकार का गठन। नेक्स्ट है 1939 यानी कि 39 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकलन पास किया गया। 1942 में यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया व द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अब आते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रवाद का अर्थ पर। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं, जैसे भारत में है। आपने देखा होगा भारत में बहुत विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जैसे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, सबका कल्चर अलग है, यानी कि यहाँ पे भारत में बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक, पहला है यहाँ पर आप लोगों का यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है। भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा है।
नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक, उनको देखते हैं यहाँ पर। साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार, भारत माता की छवि रूप लेने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान, चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण झंडा। इतिहास के पुनर्व्याख्या के यहाँ पे देखते हैं अब। नेक्स्ट, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध का जो भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां क्या रहीं, उनको देखेंगे यहाँ पर। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। 1913 से 1918 के बीच दाम दुगने हो गए। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था, यानी कि उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। इसकी वजह से जो वहाँ के ग्रामीण के जो लोग थे, जनता थी, जो पब्लिक थी वहाँ की, वो गुस्से में थी। नेक्स्ट है, भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोग मारे गए। ये उस समय का आंकड़ा है, जो जनगणना की गई थी, ये उस समय की बात की जा रही है, 1921 की। अब हम आते हैं सत्याग्रह का विचार। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सत्याग्रह का अर्थ। यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ। सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। बट आजकल के यूथ के लिए क्या है, आप जानते ही हैं, जब तक वो बिल्कुल फिजिकल फाइट ना करें। तो नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले चंपारण यानी कि बिहार की बात की जा रही है यहाँ पर। 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। जो चंपारण आंदोलन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है जो पॉइंट में, तो नील की खेती से संबंधित है। 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है इसको देखते हैं। जो मेन है वो है रॉलेट एक्ट 1919, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा जो बड़ा नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग कांड था। रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। जो उसका प्रावधान था वो ये था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था, इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने बताए हैं। भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया, यानी कि जो सिटीजन थे उनकी फ्रीडम पर प्रहार किया। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया और भारतीय सदस्यों की बिना सहमति के इस एक्ट को जो है पास कर दिया गया था। इसलिए वहाँ पर जो था जनता अपने विरोध में थी और जो बैसाखी का फंक्शन था तो उस पर उन्होंने क्या करा, सब तरफ से जो डोर थे वो बंद कर दिए और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी।
रॉलेट एक्ट के परिणाम 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस हुए। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगारों का हड़ताल हुई। दुकानें बंद हो गई। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले हुए। अब आते हैं, हम इसको विस्तार से जानेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 को, ये 1919 में पास हुआ था, इसलिए इसको 1919 बोला जा रहा है यहाँ पर। ये 1919 में पास हुआ था रॉलेट एक्ट। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया, क्योंकि भारतीयों ने तो समर्थन किया ही नहीं और उनकी बिना इजाज़त के इसको पास कर दिया गया। समझ रहे हो आप लोग? इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। इसमें इस तरीके से प्रावधान किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकानें बंद हो गईं। रेल कारखानों के मजदूर जो थे वो हड़तालों पर चले गए, यानी कि सब कुछ बंद हो गया एक तरह से। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, ये इसी पे ही आधारित है, रॉलेट एक्ट से ही संबंधित है। ये 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। यहाँ पे बैसाखी का फंक्शन होने वाला था, उसकी तैयारियां चल रही थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। अगर आप अभी जो नई मूवी आई है अक्षय कुमार जी की केसरी 2, अगर आप उसको देखेंगे तो आप इसमें पूरा जनरल डायर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने चालाकी से लोगों पर एकदम से गोलियां चलाई। कुछ बूढ़े थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे उसमें। उन्होंने उन पर एक तरीके से ये बहुत बड़ा नरसंहार को उन्होंने अंजाम दिया। सेकंड है यहाँ पर जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था, यानी कि पूरे गांव झुंड बना के वहाँ पर गए थे, बैसाखी के फंक्शन में गए थे। तो सोचिए आप कितनी पब्लिक होगी। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। देखा आप लोगों ने, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि उन लोगों ने चारों तरफ से जो रास्ते थे उन्होंने पहले ही बंद कर दिए गए थे और फिर एकदम से ऑर्डर दे दिया गया था कि शूट कर दिया जाए। और जो थोड़ा बहुत जो रास्ता निकलने का था लोगों का, वो बहुत संकीर्ण, यानी कि बहुत कम था। वहाँ से इतने लोग नहीं निकल सकते थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। अब महात्मा गांधी जी ने क्या करा, बाद में ये आंदोलन वापस ले लिया, पर वापस लेने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि सैकड़ों लोग तो तब तक मर चुके हैं। उन्होंने जो करना था वो कर दिया। तो फिर अब वो बोल रहे हैं कि मैं हिंसा नहीं चाहता हूँ, मतलब ये हिंसा तो हो चुकी है, आम जनता के संग हो चुकी है, छोटे से लेके बड़ों तक। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो प्रभाव था उसको देखेंगे यहाँ पर। भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रहियों
को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसकर चलने और सारे साहिबों यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनको सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरांवाला यानी कि जो पंजाब में है के गांवों पर बम बरसाए गए। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से उसके बाद भी कितनी हिंसा वो कर रहे थे भारतीय जनता पर। तो हिंसा तो हो ही रही है। अब यहाँ पे आप लोग नोट करके लिखेंगे, इसको नोट करेंगे आप लोग। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट सत्याग्रह था, उसको वापस ले लिया था। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता, इसको जानेंगे। यहाँ पे हेडिंग है ये नेक्स्ट। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाए। यानी कि उनका मानना था कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक साथ मतलब इकट्ठे हो जाएं, उनका ये मानना था। अब नेक्स्ट है खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। ये अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मतलब एक इस तरह की अफवाह फैलाई गई। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। यानी कि वो चाहते थे कि पब्लिक वाला आंदोलन हो, मतलब सारे जनाधार वाला। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। यानी कि वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद एक बहुत बड़ा जनाधार वाला आंदोलन किया जाए। हिंद स्वराज के बारे में जानेंगे यहाँ पर। महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। असहयोग आंदोलन जो असहयोग है वो क्यों? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में लिखी गई थी। ये स्वराज पुस्तक का नाम है, आप लोग इसको नोट करेंगे यहाँ पर। ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्टेट PCS किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में ये आ सकता है डेट वाइज, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे कि स्वराज जो है वो एक पुस्तक है और ये जो 1909 में आई थी। महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा था कि जो भारतीय लोग हैं वही उनको सहयोग कर रहे हैं, इसलिए वो हम पर हुकूमत कर रहे हैं। अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर दें तो उनकी हुकूमत करना भी बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बेफिजूल की बातों में हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। और उस समय भी इस तरह के लोग थे और आज भी होते हैं। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। पर ऐसा नहीं था, वो तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। असहयोग आंदोलन के कारण प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित होना, ये यहाँ पर मेन पॉइंट है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। नेक्स्ट है अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज ना आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। ये भी आप लोगों को अच्छे से ये नोट करने पड़ेंगे पॉइंट, क्योंकि इस तरीके से सेंटेंस बना के कभी दे दिया जाता है। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। फर्स्ट है आप लोगों का सितंबर 1920, असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा। सेकंड है दिसंबर 1920, स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति। नेक्स्ट है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। सेकंड है विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था। नेक्स्ट है प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग है शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। इसका फर्स्ट पॉइंट है चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था। अब जाहिर सी बात है गांधी जी चाहते थे कि स्वराज आए, लेकिन जो उसमें जो वो था खादी का कपड़ा, वो आम जनता जो गरीब जनता थी उनके लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल था, और जो बाहर से कपड़ा आया था वो सस्ता था। तो वो भी एक चीज़ है कि वो एक उनकी आर्थिक समस्या के कारण भी वो नहीं स्वराज अपना पूर्ण रूप से नहीं अपना पा रहे थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। सेकंड है वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए धीमी थी। थर्ड है इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चोरी चोरा में हिंसक घटना हो गई थी। चोरी चोरा की घटना फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में हुई थी, इसीलिए इस घटना का नाम चोरी चोरा घटना है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1921 के अंत में आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक से गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है प्रांतीय परिषद। चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी जो जनवरी 1923 में गठित हुई थी उसका गठन हुआ ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सकें। यहाँ पे आप लोगों का चुनाव है।
विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई। ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुई। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइमन कमीशन। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है यूपीएससी में। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो वहाँ पर भी आता ही रहता है। 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन ताकि भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है अच्छे से कि स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया। डेट्स आ सकता है, आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 डेट्स दे दी जाएंगी, तो आप लोगों को याद रहेगा तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत की गई। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन, यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं। 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। पुलिस द्वारा किए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए, यानी कि जो पुलिस द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं या किया जाते हैं तो उनकी जांच की जाए। नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाएं। इस तरह की यहाँ पर डिमांड्स थी, क्या उनका समझौता। नेक्स्ट है आंदोलन में किसने भाग लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि जो उनके साथी थे उनसे मिलकर उन्होंने जो आंदोलन था उसकी शुरुआत कर दी थी। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। चूँकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। यानी कि उन्होंने जो आयातित वस्तुएं या खरीदनी और बेचनी थी उन्होंने उससे इनकार कर दिया और जो वित्तीय सहायता उन्होंने अपने आंदोलन में देकर उनका समर्थन किया। नेक्स्ट है नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। रेलवे कर्मचारियों, डाक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि ने विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं, उस रिलेटेड जो है उनको देखेंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं आप लोगों को। पहला है देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन। सेकंड है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और थर्ड है शराब की दुकानों की पिकेटिंग। और फोर्थ है वन कानूनों का
उल्लंघन। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चारों पॉइंट अच्छे से याद करने हैं। ये स्टेट लेवल पे भी आ सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। अब नेक्स्ट है, जितने भी इस तरह के जो पॉइंट वाले हैं ये पक्का आप लोगों को अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो ये इस तरह के पॉइंट आते हैं ये सेंटेंस में डाइवर्ट होके लाइंस आ जाती हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। अगर आप लोगों को अच्छे से इसको याद रहेगा तो वहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न होने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। यहाँ पे आप लोगों को 5 पॉइंट दिए गए हैं इसके। पहला है, कांग्रेस नेताओं का हिरासत में ले लिया गया। सेकंड है, निर्मम दमन। थर्ड है, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण। फोर्थ है, महिलाओं व बच्चों की पिटाई। और फिफ्थ है, लगभग 1 लाख गिरफ्तार। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने की प्रतिक्रिया। उन्होंने की मतलब कौन सी प्रतिक्रिया की थी उसको देखेंगे। यहाँ पर उनकी प्रतिक्रिया को देखेंगे। यहाँ पे भी आप लोगों को 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है, लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। सेकंड है, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। थर्ड है, हजारों जेल गए। और फोर्थ है, गांधी जी को कैद कर लिया गया। फिफ्थ है, अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। यानी कि अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं, इनको जानेंगे हम। यह आप लोगों का गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये डाइवर्ट होकर इस तरह के लाइन पूछे जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े में भी पैराग्राफ आ जाते हैं। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी का नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थीं। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। कई महिलाएं जेल भी गईं। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था, इसको जानेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को 2 ही पॉइंट दिए गए हैं। पहला है, असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज था, लेकिन इस बार जो पूर्ण स्वराज की मांग थी वो अलग थी। सेकंड है, असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। उस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिनको किसी भी इस तरह की परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं और किसी को इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी मीडियम में नोट्स चाहिए, तो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा चार्जेस नहीं है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट दे दी गई है मैंने। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड बुक्स का भी बताया गया है आप लोगों को एक तरफ, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं। एम लक्ष्मीकांत आप लोगों का पॉलिटी के लिए है, माजिद हुसैन आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी के लिए है, और डॉक्टर खुल्लर आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए है, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए है, सतीश चंद्र आप लोगों का मेडिएवल हिस्ट्री के लिए है, स्पेक्ट्रम आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, रामचरण आप लोगों का एशियंट हिस्ट्री के लिए है,
रमेश सिंह आप लोगों का इकोनॉमिक्स के लिए है, और दृष्टि IAS ऑल सी सेट रीजनिंग, जितना भी जो भी आप लोगों को चाहिए, और इन्वायरमेंट भी आप लोगों का दृष्टि का ही है मेरे पास। आप लोगों को जो भी किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप लोगों को ये सिर्फ आप लोगों को इतने में मिल जाएगा पर सब्जेक्ट। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। नेक्स्ट है आप लोगों का पूना संधि, 1932 में हुई थी ये। इसमें दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, पहले उनको दमित वर्ग बोला जाता था लेकिन बाद में उनको अनुसूचित जाति वर्ग के नाम से जाना जाने को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। नेक्स्ट है सामूहिक अपनेपन का भाव। वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया। फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पर चित्र व प्रतीक। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग इसको नोट करेंगे। सेकंड है लोक कथाएं। राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थीं तथा अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। थर्ड है आप लोगों का चिन्ह, यानी कि एग्जाम्पल आप लोगों का फ्लैग यानी कि झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा जो हरा, पीला और लाल, जिसमें 8 कमल थे। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट नोट करेंगे, जो 1905 में हुआ। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने इसे भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। फोर्थ है इतिहास की पुनर्व्याख्या। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सकें। फिफ्थ है गीत जैसे वंदे मातरम। ये आप लोगों का हेडिंग है, पॉइंट है ये। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम थर्ड चैप्टर करेंगे और आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में, आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी, आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ को शेयर करें ताकि जो दूसरे बच्चे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उन तक ये नोट्स पहुँच जाए, उनको हेल्पफुल होगा। और इसमें सारे मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोगों को पॉइंट बताए हैं, जो मैंने डेट्स के अकॉर्डिंग बताए हैं, उनको आप अच्छे से अलग से नोट करिए इनको, क्योंकि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों को। और ये आप अगर PYQ देखेंगे तो ये कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। आप सबको मेरा बाय बाय।